Good morning, dear students, and you are the most welcome on this online platform. पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में फोर्सेस पढ़ लिए थे और फोर्सेस के बाद हमने जो है फिजिकल लॉज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिजिकल लॉज में हमने काफ़ी एग्जांपल्स भी पढ़ लिया था, यानी फिजिकल लॉज तक हमारी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमको केवल नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ना था। उस नॉर्मल इंट्रोडक्शन में जो है हमें कुछ फोर्सेस पढ़ने थे। हमने उसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स हो गया या फिर न्यूक्लियर फोर्स हो गया। उसके पहले हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, और इन सभी फोर्सेस को क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने कहा था कि जो आज की टॉपिक है वो होगी लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक होता है, टेक्निक होता है। हर एक नई नई टेक्निक्स का कैसे कैसे यूज़ करके हम डेली डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो जो डेली टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, टेक्निक में कोई चीज़ें मतलब किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से इन्वॉल्व हुई है, इन सारी चीज़ों के पीछे फिजिक्स का क्या रोल है, या फिजिकल लॉज किस तरह से रोल करते हैं, क्या फिजिक्स की कोई थ्योरी है वो किस प्रकार से उस टेक्निक में हेल्प करती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पढ़ने का मतलब हमारा ये कही चीज़ है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और वहाँ पे कौन कौन सा जो है फिजिक्स का लॉज या फिजिक्स की कौन सी थ्योरी यूज़ होती है, ठीक है। जब हम इसको पढ़ लेंगे तो इसके बाद जो हमारी एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाई होगी वो होगी मेजर कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसमें हम ये लोग जानेंगे कि जैसे यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं और उनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और किस प्रकार से उसमें कौन सी थ्योरी काम करती है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यही अगर टेक्नोलॉजी यानी यह थ्योरी जो डेवलप हुई है किसके तरह, किसने इसको डेवलप किया, किसकी इसकी डिस्कवरी हुई और किस देश के रहने वाले थे, यानी किस कंट्री में इसका ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए जब सबसे पहला जो इसमें हमारा है वो है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है? यह एक प्रकार का इंजन होता है जो वर्क परफॉर्म करता है हीट के माध्यम से, ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्मली ये भी देखते होंगे जो इंजन वगैरह होते हैं जिनसे माध्यम से हम लोग अपना यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या तो डीजल लगता है या फिर कभी कभी मतलब कोई ना कोई ऑयल, जिसको कहते हैं ना फ्यूल, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप उसको ईंधन देंगे वर्क करेगा, तो आप वर्क करेंगे तो उसके वर्क के माध्यम से आप अपना कोई ना कोई कार्य करते हैं, अपना बेनिफिट पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टीम इंजन होता है यह एक प्रकार का स्पेशल इंजन होता है और यह करता क्या है? यह हीट को पाता है। स्टीम मतलब समझते हैं ना, वाटर जब स्टीम प्रवाहित होने लगता है या फ्लो करने लगता है, दैट इज स्टीम। तो स्टीम इंजन के माध्यम से हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। वो हीट जो होती है उसमें फ्यूल का काम करती है, और अगर फ्यूल का काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो इंजन वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो फिर हमारा काम होगा, यानी वर्क परफॉर्म करेगा। तो उसमें कौन सा लॉ वेरीफाई होता है, यानी वहाँ पे कौन सा लॉ है जो काम करता है? तो वहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको आगे पढ़ना है, ठीक है, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, यानी हम वहाँ पे जानेंगे कि ये साइंटिफिक लॉ या ये थ्योरी जो दिया गया है, जो नियम बनाया गया है, किस प्रकार से इसमें हीट इंजन का मतलब यूज़ किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। हमें ये चीज़ पढ़ना है। ये दूसरा टॉपिक है, इसमें जो दूसरी मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखा है वो न्यूक्लियर रिएक्टर आप लोग मैं 10th क्लास में पढ़ाया था काफ़ी अच्छे से। वहाँ पे कई प्रकार की फिजन और फ्यूज़न की रिएक्शंस होती हैं, ठीक ना। उसमें क्या होता है, वहाँ पे अधिक मात्रा में जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, कि जब हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग देखिए इंजन वगैरह जब चलते हैं तो स्मोक वगैरह निकलते रहते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जाके क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पे एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी है कि वहाँ पे जो पॉल्यूशन का जो परसेंटेज रहता है वो बिल्कुल जीरो के लगभग आसपास रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब ये न्यूक्लियर फिजन क्या होता है मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन
मैंने बताया था कि फिर वो न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक कंट्रोल्ड होता है और एक अनकंट्रोल्ड होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन कराया जाता है वो कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल्ड अगर नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान भी हो सकता है ना अनकंट्रोल। जैसे आप लोग एटम बम देख लीजिए, तो एटम बम में क्या होता है, वहाँ पे जो फिजन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। यही कारण है कि जब कहीं पे पर एटम बम वगैरह फेंक दिए जाते हैं तो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के कारण हम उस पर कंट्रोलिंग नहीं कर पाते हैं और जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ठीक है। यानी आसपास के एरिया में या बहुत दूर तक उसका इफेक्ट दिखता है। लेकिन अगर वो रिएक्शन एटम बम में कंट्रोल्ड होती तो उसमें ज़्यादा दिक्कत न होती। यानी आप लोग देखते हैं ना, हाइड्रोजन बम भी मैंने पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन बम क्या होता है, एटम बम से उतना मतलब शक्तिशाली नहीं है, यानी उससे बहुत कम खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम में जो फिजन आकर होता है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं या कोई वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय हमको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन की आवश्यकता होती है और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन के कारण हम उस पर अपना कंट्रोलिंग रखे रहते हैं। हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, जरूरत अगर पड़ती है तो स्पीड घटा देते हैं। अच्छा, ये फिजन किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन्स के बम्बारिक कारण होता है ना, यानी बम्बार्ड किए जाते हैं। मैंने बताया था ना, न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड करेंगे, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेकिंग करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, उसके बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या कोई दूसरा वर्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। यानी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन वह लॉ है या वह थ्योरी है फिजिक्स की जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे, रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो एंड टेलीविज़न, आप लोग देखिए घर पे बैठे रहते हैं और रेडियो से कोई समाचार सुन लेते हैं, कोई न्यूज़ सुन लेते हैं। टीवी आप लोग घर बैठे हुए हैं और वो आसानी से आप ऑन करेंगे चलने लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आप घर पे देखते हैं छतरी लगाते हैं, छतरी में एक रिसीवर होता है, वो लगाने का आपका क्या मतलब है, जो छतरी होती है यानी जो एक अपने शेप लगाया होता है, वो शेप लगाने का मतलब यही है कि आप वहाँ पे वेव्स को अधिक मात्रा में स्टोर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। फिर जब वेव वहाँ पे आ जाती है तो वहाँ से रिसीवर फिर उसको वायर में ला करके और फिर चैनल में कन्वर्ट करके आपके डिश टीवी में लाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई बुला रहा हो तो ऐसे आप नॉर्मली सुनेंगे तब भी सुना, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना कान के पास हाथ लगा दें, ऐसे थोड़ा सा लगा के सुनेंगे तो आपको आवाज़ तेज सुनाई देती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में जो हम साउंड होगी या फिर लाइट होगी या फिर जो फोटो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें वेव्स के माध्यम में ट्रेवल करती हैं। वेव्स के माध्यम ट्रेवल करती हैं यानी वो अपना एनर्जी जो ये एटमॉस्फेयर बना रहता है, इसमें मीडियम है, मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स के कारण ये ट्रांसफ़र होती रहती है एनर्जी, यानी यहाँ से आगे एनर्जी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो जैसे आप हाथ लगाते हैं तो हाथ यहाँ लगाने का मतलब ये है ना कि पहले हाथ जब नहीं लगा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी और यहाँ से ऐसे निकल जा रही थी, या ऐसे आ रही निकल जा रही थी, या ऐसे आई निकल जा रही थी, ठीक है। कुछ ही वेव्स आपके कानों में पहुँच रही थी और आपको सुनाई दे रहा था। लेकिन इस समय हाथ लगाने से क्या हो गया कि अब आसपास की इतनी दूरी तक की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या साउंड वेव्स थी जो निकल जा रही थी दाएं बाएं, वो आपके हाथ से रुक जा रही है, यहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है, कलेक्ट हो जा रही है और वो आपके कानों में पहुंच जा रही है। कहने का मतलब जो वेव्स की संख्या होती है वो अधिक हो जाती है और जितनी अधिक वेव्स आपके पास आएंगी आपके कानों में उतना ही आपको स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग रिसीवर वगैरह छतरी वगैरह लगाते हैं तो छतरी होती है क्या करती है, वो अधिक से अधिक मात्रा में वेव्स को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है और स्टोर करने के बाद जो है फिर वो रिसीवर के माध्यम से चैनल में कन्वर्ट होकर हमारे डिश टीवी तक पहुंचती है, ठीक है। तो यानी जो रेडियो और टेलीविज़न का जो वहाँ पे थ्योरी या फैक्ट या लॉ जो काम करता है वो काम करता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो थ्योरी है किसने दिया, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखिए फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर आप लोग जानते हैं ना, कंप्यूटर एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने सारी चीज़ों को बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम में कर लेते हैं ना। काफ़ी मॉडर्न जनरेशन की अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है तो जो काम आपको नॉर्मली 2 घंटे 3 घंटे में आप मोबाइल फ़ोन या अन्य तरीके से करते हैं वो लैपटॉप के माध्यम, जैसे कैलकुलेशन ही ले लीजिए आप लोग, या कोई चीज़ चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, कोई पेपर कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना, तो लैपटॉप वगैरह हो गए या फिर कंप्यूटर वही कहें तो काफ़ी आसानी से जल्दीबाजी हो जाता है ना, हमारा समय काफ़ी बच जाता है और उनमें सबसे बड़ी बात क्या, एक्यूरेसी भी होती है, हमारा उन पर विश्वास भी रहता है, ठीक है।
तो वहाँ पे कौन सा काम करता है, तो वहाँ पे डिजिटल लॉजिक काम करता है। अच्छा, ये डिजिटल लॉजिक कहने का मतलब क्या, यहाँ डिजिट से रिलेटेड है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर में डिजिट्स यूज होते हैं वो बाइनरी डिजिट होते हैं और 2 ही डिजिट होते हैं, जिसको हम एक को 0 कहते हैं और जो दूसरा डिजिट होता है वो 1 होता है। ये ही वो 2 डिजिट हैं जिसको कंप्यूटर इनपुट के माध्यम से क्या करता है, रिसीव करता है। जब हम उस पर कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, उसको कोई सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हम इंडिकेट करने का हमारा यही मतलब है कि हम उसमें 0 और 1 ये 2 बाइनरी डिजिट है, इनका हम यूज करके उनको हम इशारा कर रहे हैं, यानी उनको हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, और वो उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करके और काफ़ी जल्दबाजी में, जल्दी में हमारी चीज़ों को विद एक्यूरेसी परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी डिजिटल लॉजिक, ये डिजिट्स या डिजिटल लॉजिक जो है चैप्टर होगा क्लास 12th में होगा, या तो 11th में लास्ट में होगा, सेकेंड पार्ट में हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो क्लास 12th में आपको काफ़ी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, यानी डिजिटल लॉजिक के माध्यम से ही हम लोग कंप्यूटर का परफॉर्म करते हैं। और डिजिटल लॉजिक में हमको कौन सा डिजिट याद रखना है, 0 और 1, और ये दोनों किस प्रकार के डिजिट है, बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो देखिए रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट जैसे फेंकी जाती है ना, आप लोग देखते हैं रॉकेट के माध्यम से ऊपर जितने भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है ऊपर। तो वो रॉकेट का जो प्रोपल्शन होता है किसके माध्यम से होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आप जान सकते हैं कि कौन सा लॉ काम करता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो थर्ड लॉ होता है ना, एक्शन रिएक्शन वाला, वो ही ज़्यादा डोमिनेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग रॉकेट को आप लोग देखो ना, ऐसे नीचे सेट रहता है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, या जहाँ पे हम लोग इस चीज़ों को रॉकेट से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट बंगलौर वगैरह में जो इधर होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले रॉकेट फिट होगा। रॉकेट में नीचे ईंधन काफ़ी अधिक मात्रा में लगा रहेगा। जो चीज़ें, जो सैटेलाइट इसके साथ हमें भेजना रहेगा ऊपर, हम उसको इसमें रॉकेट में क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद वहाँ पे इतनी व्यवस्था रहती है कि वहाँ पे इतनी अधिक स्पीड के साथ उसको वहाँ पे छोड़ा जाता है कि वो जैसे ही स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ, तो उसमें से काफ़ी अधिक मात्रा में बहुत तेज़ी के साथ फ्यूल जल करके वो क्या कहते हैं, स्मोक के रूप में नीचे की तरफ आते हैं और प्रेशर लगाते हैं। तो प्रेशर जैसे ही नीचे लगता है उतना ही अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रेशर ऊपर लगता है, यानी उतना ही अधिक मात्रा में फोर्स रॉकेट की तरफ लगता है और फिर रॉकेट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन वाला काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी अधिक मात्रा में फोर्स नीचे की तरफ काम किया उतना ही अधिक मात्रा रॉकेट के ऊपर की तरफ काम कर गया, और जितना अधिक फोर्स लग गया उतना अधिक स्पीड के साथ रॉकेट क्या होगी, ऊपर चली जाएगी। तो यानी ये जो प्रिंसिपल या जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो किस में यूज किया जाता है, रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन। और कौन सा लॉ ऑफ मोशन का, थर्ड वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक जनरेटर। मैंने इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। दूसरा चैप्टर जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना, यानी मैग्नेटिज्म मैंने जिसमें पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था। ठीक ना, तो वहाँ मैंने बताया था कंप्यूटर जो है प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग बताइए, भूल गए थे आप लोग मुझे लगता है। उसमें क्या होता है, आपको मैंने 2 चीज़ पढ़ाया था। एक पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया था मैंने, और दूसरा जो पढ़ाया था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता था इसमें क्या होता था, कोई हमारे पास जैसे कॉयल वगैरह रहते थे, तो कॉयल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे तो जो वो जस्ट लाइक मैग्नेट बिहेव करने लगते थे। यानी उनके आसपास की, अगर मान लीजिए ये कॉयल है, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी वायर कनेक्ट करके प्रोवाइड कर दिया तो इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती थी और इसे हम मैग्नेटिज्म कहते थे। लेकिन अब हम इसको उलट देते हैं। उलटने का मतलब ये हमारे पास कॉयल है, हम इसके पास कोई मैग्नेट काफ़ी तेज़ गति से मूव कराएंगे, और या इसके बाहर मूव कराएंगे या इसके अंदर भी हम मूव करा सकते हैं, और इसमें से वायर ले जा करके इसमें एक गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते थे चार्ज काफ़ी तेज गति से मूव कर रहे हैं बिल्कुल फास्ट स्पीड के साथ, तो गैल्वेनोमीटर में हमको करंट डिटेक्ट हो रही है, यानी एक करंट मिल जा रही है, यानी इनके मोशन के कारण करंट प्रोड्यूस हो जा रही है। और उसी करंट को हमने नाम दिया था इंड्यूस्ड करंट। और उस इंड्यूस्ड करंट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ पे मैग्नेट के मूव करने के कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, ये पूरी फेनोमेना क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है, जो लॉ है, वही इलेक्ट्रिक जनरेटर में काम आता था। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ था वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था।
क्लियर है? माइकल फैराडे द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया गया था, जिसमें क्या बताया गया था, किसी कॉइल के चारों तरफ या उसके अंदर जब हम काफ़ी फास्ट या तेज स्पीड के साथ क्या करेंगे, हम लोग किसी मैग्नेट को मूव करेंगे तो इसमें रिलेटेड एक करंट फ्लो करती है और उस करंट का नाम क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में आपको मैं एक और बता दूं, और फोटो सेल मतलब आप लोग सोलर सेल, सोलर पैनल वगैरह देखे होंगे ना, मैंने पढ़ाया था 10th में आप लोग को। सोलर पैनल वगैरह जो लगे होते हैं उसमें छोटे छोटे सेल्स आपस में कनेक्ट करके तब एक बड़ा सा पैनल बनाया जाता है। आप लोग ये मत समझिए नहीं, ये ठो अगर हमने सोलर सेल का पैनल लिया तो उसमें एक ही सेल है, नहीं, उसमें कई सेल्स को आपस में क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। उसको कनेक्ट करने के बाद जो है तब एक बड़ा सा हम लोग पैनल बनाते हैं। और उसमें होता क्या है, आप देखते होंगे कि उसको हमेशा धूप में रख दिया जाता है, तो धूप के माध्यम से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। किस प्रकार से, उसमें भी तो कोई लॉ काम करता होगा, तो वहाँ पे जो लॉ काम करता है देखिए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन द्वारा ये लॉ दिया गया था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत से इंपॉर्टेंट लॉज और उनके जो डेरिवेशन और कहाँ पे डेरिवेशन, यहाँ पे मैंने हालांकि आपके बुक्स में देखेंगे ना तो अभी 8-10 और टेक्नोलॉजी और उनसे रिलेटेड साइंटिफिक लॉज दिए होंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, मुझे जो लगा कि आपके एग्जाम में जैसे इससे रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है, मैंने उसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि जैसे ये फोटो सेल्स होती हैं जो, इनको हम क्या करते हैं, लाइट में रख देते हैं। लाइट में रखने के कारण वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो इनमें एक प्रकार के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। उन मटेरियल्स के ऊपर जब लाइट आती है ना तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होने लगते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व होने लगते हैं तो पूरा सेल्स के अंदर वो क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। और हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। The rate of flow of electric charge is called electricity या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फोटो सेल्स में है। फोटो सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, जब उस पर लाइट पड़ी। लाइट पड़ने के मतलब मान लीजिए फोटो सेल्स में कोई मटेरियल लगा हुआ है, इस पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी पा जाएंगे, और एनर्जी पा जाने के बाद वो इसमें से निकल जाएंगे और फोटो सेल्स में ही मूव करने लगेंगे। और जैसे ही मोशन करने लगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक लॉस के बारे में बताया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे जो है हमारा हेडिंग नेक्स्ट रहेगी जो मेजर कंट्रीब्यूशन एंड डिस्कवरी ऑफ फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग जो है जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी क्या थी, मेजर कंट्रीब्यूशन या डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट फिजिसिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यानी वर्ल्ड में वो कौन कौन से डिफरेंट फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, अलग अलग फिजिक्स के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के फील्ड में जो उन्होंने डिस्कवरी किया या कोई अपना कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो उन सारी चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसमें डिस्कस करने का मतलब हमको ये जानना है कि कौन कौन सी डिस्कवरी हुई है, फिर उसमें कौन कौन से फिजिसिस्ट ने अपना रोल अदा किया, यानी किसने उस डिस्कवरी को किया, कहाँ पे किया, किस कंट्री में किया। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हमें जानना है, बस हमको याद रखे रहना है। कभी कभी एग्जाम में एक ही नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाता है, पूछ देता है कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो आपको पता रहेगा प्रपोज्ड बाय। या फिर ये भी पूछ सकता है कि मैक्सवेल कहाँ पे रहते थे, यानी वेरी यानी क्या लिविंग प्लेस, क्या बर्थ प्लेस कहाँ है। या फिर ये बहुत कम पूछेगा, इस आपसे ये पूछेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो कहाँ पे डेवलप्ड हुई थी, यानी उसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, यानी ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक चीज़ तो देखेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, सबसे पहला जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट बनाया था ना आपको पिछले क्लास में कि किसी छिद्र से लाइट का आना, फिर एकाएक पूरा क्या जाना, स्प्रेड आउट कर जाना एक छोटे से छिद्र से, यानी आना होल से, और पूरा लाइट की स्प्रेड हो जाना, पूरा फैल जाना चारों तरफ सराउंडिंग में, किसी रूम में या कहीं भी। तो उसे हम क्या बोलते थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो दूसरा नाम है रमन इफेक्ट। अच्छा, रमन इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो एक्सप्लेनेशन या जो डिस्कवरी हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, सर सीवी रमन द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। तो ये सीवी रमन जो थे इंडिया के रहने वाले थे, इसीलिए इनके नाम पे ही हम लोग इसका रमन इफेक्ट भी नाम दे दिए। ठीक है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स इसको दूसरा नाम रमन इफेक्ट, और इसको डिस्कवरी किसने किया, किस फिजिसिस्ट ने किया, तो सर सीवी रमन ने किया। कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो है लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़े होंगे ना, क्लास 9 साइंस में रहा होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी,
इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच ट्राइज टू कीप द बॉडी इन द करंट पोजीशन। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या करेगी, अगर आप उसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे ना तो पहले आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। वो फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के नाम है इनर्शिया, और वो इनर्शिया क्या कर रहा है, उस बॉडी को वहीं पे रेस्टिंग पीरियड में रखने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको उस इनर्शिया को खत्म करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। जब आपका फोर्स पर्याप्त होता है तो बॉडी फिर मोशन में चलने लगती है, ठीक है। यानी जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया था वो किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने दिया था। गैलीलियो उनका नाम पूरा था, ठीक ना। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, गैलीलियो ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जैसे अभी आप लोग 12th में या नहीं सेकेंड पार्ट में या फिर 12th में आप लोग अच्छे से काफ़ी पढ़ेंगे। कई वेव थ्योरी हैं, किस प्रकार से वेव्स आपस में ट्रेवल करती हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन होती हैं, ठीक है। या नॉर्मली आप लोग जैसे अभी मैंने बताया ना वो रेडियो टेलीविज़न वाला बताया कि किस प्रकार से वेव्स आपस में ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या होता है, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे आगे चल करके। तो यहाँ पे हमें बस ये जानना है कि वेव थ्योरी का जो है डिस्कवरी या कंट्री कहाँ पे हुई थी। तो वो डिस्कवरी जो इसकी है, पहले सबसे ये देखिए कि वेव थ्योरी की जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था, हाइगेंस ने किया था। क्या नाम था, हाइगेंस। और ये कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। यानी हाइगेंस ने है वेव थ्योरी का जो है डिस्कवरी किया था या डेरिवेशन किया था, और वो कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे, यूके के। यानी इस लॉ की जो ग्रेविटेशनल लॉ का जो डिस्कवरी हुआ था वो यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये एक तरह से स्पेशल टेलीस्कोप होता है जिसके माध्यम से हम उसमें कोई रेज प्रोवाइड जब एंट्री कराते हैं तो वहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं, और उसके माध्यम से कोई चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो बहुत आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, वापस आ जाना, ठीक ना। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का भी डिस्कवरी किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो फिर और कहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, यूके में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से ट्रेवल करेंगी, किस तरह से रेडियो टेलीविज़न या फिर अन्य चैनल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप इस थ्योरी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है इसकी डिस्कवरी किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। और इसकी डिस्कवरी हुई कहाँ थी, इसकी भी यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनमें कुछ छोटी बड़ी मतलब कुछ लार्ज भी होती हैं, कुछ शॉर्ट भी होती हैं। उसमें अलग अलग आप लोग चैनल देखते होंगे ना। चैनल का मतलब आप लोग कुछ रेडियो पे चैनल अलग अलग नाम से देखते होंगे। तो हमेशा चैनल्स नहीं चलते हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो टाइम फिक्स रहता है कि इतने समय तक चलेंगे, फिर वो बंद हो जाएंगे। जैसे विविध भारती वगैरह आ गए, उन सब टाइम फिक्स होता है बीच में सब। या नॉर्मल अगर लोग रेडियो अगर वाराणसी वगैरह सुनेंगे तो वो सब चलते रहते हैं। तो शॉर्ट कहने का मतलब ना जिनकी ट्रेवलिंग डिस्टेंस मतलब कैपेसिटी कम हो, जो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल ना कर पाए, जिनकी एनर्जी कम हो, यानी कहने का मतलब वो शॉर्ट काम करे। तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो जेसी बोस द्वारा हुई थी, ठीक है। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। और जेसी बोस कहाँ के रहने वाले थे, तो इंडिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इंडिया के। यानी इसकी जो डिस्कवरी हुई है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स की, वो कहाँ पे हुई है, अपने देश में हुई है, अपनी कंट्री में हुई, इंडिया में हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है वो एक्सरेज आप लोग देखते हो ना, एक्सरे कराने जाते हैं, कहते हैं हम एक्सरे कराने जा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत है, समस्या है। तो एक्सरे में होता क्या है, जो एक्सरेज होती हैं इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा अधिक इंटेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए जब वो हमारे बॉडी पे थोड़ी भी मात्रा में पड़ती है ना तो पूरा हमारे बॉडी के हर एक जो उसमें अंदर क्या कहते हैं बोन्स होती हैं उसको पूरा क्लैरिफाई कर देता है। और क्लैरिफाई करने के बाद डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आसानी से जज कर लेते हैं। यानी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है ना एक्सरे जो होता है आप लोग देखते होंगे काफ़ी देर तक वहाँ पर एक्सरे चलाया नहीं जाता है, आपको खड़ा करके सेट कर लेंगे, तब एक्सरे बस क्लिक करेंगे, 1-2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड में आपका सारा काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और उस कैपेसिटी के ही कारण क्या करते हैं लोग, आसानी से जो है बॉडी को भेज देते हैं। देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी आपको बताया है क्या होता है उसमें ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेट होने के कारण वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और मूव के कारण क्या करते हैं वो लोग
लाइट कन्वर्ट करते हैं, यानी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका डिस्कवरी देखिए किसने किया, देखिए मैं ये छोड़ दिया, एक्सरे की जो डिस्कवरी है वो डब्ल्यू के रोंटेजन ने किया था, डब्ल्यू के रोंटेजन ने। और ये कहाँ डिस्कवरी हुई थी, जर्मनी में हुई थी, ठीक है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने किया था, और इसकी कहाँ पे हुई थी, तो इसकी भी जर्मनी में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब समझते हैं, जब आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में मुझे लगता है दूसरा तीसरा चैप्टर होगा फिजिक्स पार्ट 1 में ही। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है, जैसे हम दो बॉडीज़ हैं, जैसे आप रेस्ट पे हैं और कोई आपके सामने से गाड़ी जा रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने रिलेटिव उस गाड़ी का स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगी। जैसे मान लीजिए दो बाइक हैं, एक बाइक पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, दूसरे बाइक से आपका फ्रेंड ट्रेवल कर रहा है, आप लोग साथ साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड में कम बेसी होती रहती है, ठीक ना। तो अगर आप जानना चाहें कि मेरी की स्पीड क्या है और मेरे फ्रेंड की स्पीड क्या है, हमारे दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, तो वो रिलेटिव स्पीड के लिए जो है आपको थ्योरी बनाई गई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे कहते हैं। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी किसने दिया है, आइंस्टीन ने दिया है, और आइंस्टीन ने दिया है, और इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। मैंने न्यूक्लियर फोर्स का काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था, डिस्कवरी किस प्रकार से वहाँ पे काम करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस का काम करने मतलब न्यूक्लियन और न्यूक्लियंस को बांध करके रखता था, ठीक है ना। तो उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, यानी इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है न्यूक्लियर फोर्सेस की युकावा ने किया था। किसने किया था, युकावा ने। और युकावा कहाँ के रहने वाले थे, जापान के, यानी युकावा ने जो डिस्कवरी किया था वो जापान में किया था, यानी थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की जो डिस्कवरी हुई है वो जापान में हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मेजर या लेजर लाइट। मेजर या लेजर लाइट एक स्पेशल प्रकार की लाइट होती हैं जो क्या करती है ना, लाइट्स को एकदम बीम के रूप में निकलती हैं और काफ़ी तेज। जैसे आप लोग देखते होंगे मेला वगैरह जब कभी फेयर वगैरह लगता है तो छोटे छोटे बच्चे नहीं वो लाइट छोटी छोटी लेकर के जलाते हैं, इधर उधर यहाँ से खड़ा होकर जलाएंगे, किसी दीवार पे बिंदु की तरह या किसी के ऊपर जलाते हैं। वो जो लाइट्स होती है ना वो लेजर लाइट होती है, यानी बीच में से रेज निकलेगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब दीवार पे कहीं पड़ेगी पटाखे ना तो आपको तुरंत दिखाई देगा। दैट इज लेजर या मेजर लाइट, ठीक है। तो लेजर या मेजर लाइट का क्या थ्योरी है, किस प्रकार से उनका वर्किंग है, इस चीज़ के बारे में जो एक्सप्लेनेशन किया था या डिस्कवरी किया था वो C.H. टाउन्स ने किया था। किसने किया था, C.H. टाउन्स ने। और C.H. टाउन्स ने इस लेजर या मेजर लाइट की जो डिस्कवरी थी वो USA में किया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में देखिए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा जो कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब कोई चीज़ इसमें फिक्स नहीं होती है, सर्टेन नहीं होती है, कभी सही रहेगा कभी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। और हाइजेनबर्ग रहने वाले कहाँ थे, जर्मनी के, और वहीं पे इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी किया था, ठीक है। अभी आगे थोड़ा और इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आज हमें ये चैप्टर पूरा क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। ये चीज़ें आपको अच्छे से नोट करनी है, लिखनी है, याद भी रखना है। जब मैं ऑनलाइन टेस्ट कराऊंगा तो ऑनलाइन टेस्ट में ये मान के चलिए कि क्वेश्चन 2-4 जरूर मिलेंगे। अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया है उसमें से भी, और यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। और आपसे ये आप चीज़ अच्छे से लिख लेंगे तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं 2-4 यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो है हम लोग पूरा इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर आज फिनिश कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा 2-4 जो छूटा है यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिएगा अभी आप लोग ने यहाँ पे देखा कितनी आसानी से अच्छे तरीके से हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, बेहतर तरीके से। नोट्स जो है इस अभी एक PDF तो मैंने आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है। और दूसरा PDF हो सकता है संडे तक आपको मिले, ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप लोग ये ध्यान रखिए कि कुछ बच्चे ऐसे अभी बहुत से, कुछ क्या अभी मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिए, वरना मंडे के बाद, संडे के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा वही क्लास अटेंड करेगा, बाकी लोग जो है ग्रुप से निकल जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक जिसको ऑनलाइन स्टडी करना है, जिसको पढ़ना है, डेली क्लास जो मिल रहा है, डेली लेक्चर अगर अटेंड करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए तभी आप क्लास में बैठ पाएंगे, मतलब तभी आप लेक्चर अटेंड कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होंगे तो मंडे से गारंटी है कि आप क्लास मिस करेंगे, और रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तभी आपको क्लास मिल पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ तक हो गया ना क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के बाद देखिए फिर लिख लीजिए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन क्या होता है ना, कंट्रोल्ड
न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन मतलब जैसे हाइड्रोजन बम वगैरह हो गए, उन सब में कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है, इसी कारण जो है उनसे हमको ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर वही अनकंट्रोल्ड होगा तो फिर जैसे एटम बम, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसका होगा एनरिचो फर्मी, यानी जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था, एनरिचो फर्मी, एनरिचो फर्मी, एनरिचो फर्मी। और इसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, किस कंट्री में हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है वो हुई थी इटली में। कहाँ पे हुई थी, यानी इसकी डिस्कवरी जो है वो हमारी इटली में हुई थी। ठीक है, डिस्कवरी देखिए इटली, यहाँ पे इटली लिखिए, कंट्री कौन सा था, इटली। ठीक है, उसके बाद और आगे लिख लीजिएगा, इसमें एक क्वांटम स्टैटिक्स, दूसरा क्या रहेगा, क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स में देखिए काफ़ी बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन करना होता है। ये फिजिक्स का एक तरह समझिए अलग से ब्रांच बन जाता है आगे चल के, कि हमको क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है, क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो क्वांटम स्टैटिक्स की जो डिस्कवरी हुई थी वो एस.एन. बोस द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, एस.एन. बोस, एस.एन. बोस। और एस.एन. बोस फिर कहाँ के लिए डिस्कवरी हुई थी, तो ये हमारे देश में हुई थी, यानी अपने कंट्री में हुई थी, यानी कि इंडिया में हुई थी। ठीक है, इंडिया हो गया। और लास्ट में एक और लिख लीजिए, और न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, किस प्रकार से एटम एग्जिस्ट करता है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, कैसे एटम बना, इन सारी चीज़ों के बारे में न्यूक्लियर मॉडल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी किया था वो रदरफोर्ड ने, आप लोग सुने भी होंगे क्लास 9th में, रदरफोर्ड मॉडल, या एटम्स के ऊपर जो है रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया था। ठीक ना, रदरफोर्ड मॉडल, वहाँ पे फिर और बोहर्स मॉडल, नील्स मॉडल, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, चीज़ें भुला गए होंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे रिवाइज होंगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो ये डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और इसकी डिस्कवरी हुई कहाँ थी, किस कंट्री में हुई थी, तो इसकी डिस्कवरी जो है वो न्यूजीलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, न्यूजीलैंड में हुई थी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो कुल मिला के हमने कितने लॉस पढ़े यहाँ पे, कितनी थ्योरी पढ़ी, कितनी डिस्कवरी पढ़ी, तो कुल मिलाकर के हमने 16 पढ़ा। ठीक है, ये 16 डिस्कवरीज आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन किसने, एनरिचो फर्मी, कहाँ, इटली के रहने वाले थे। क्वांटम स्टैटिक्स किसने मतलब डिस्कवरी दिया, तो एस.एन. बोस ने दिया। एस.एन. बोस मतलब ये कहाँ पे हुआ, अपने कंट्री इंडिया में हुआ। और जो लास्ट है वो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, किस प्रकार से एटम एग्जिस्ट करता है, कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेटल होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दिया था। और ये थ्योरी जो है न्यूजीलैंड में डिराइव की गई थी, यानी डिस्कवरी की गई थी। तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन थे, किसके द्वारा, कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, जिस कंट्री में हुआ उसका हमने नाम जाना। ठीक है, तो पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, मैंने फंडामेंटल फोर्सेस बताए, फंडामेंटल लॉज बताए, उसकी काफ़ी अच्छी एग्जांपल बताए। फिर उसके बाद हम लोग जो थ्योरी, जो किताब में हम लोग के सिलेबस में दिया था कुछ डिस्कवरी और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट और कंट्री, वो भी हमने जान लिया है। तो हमारा पहला यूनिट जो था फिजिकल वर्ल्ड, वो काफ़ी बेहतर तरीके से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब आप उसको रिवाइज करते रहिए और चीज़ों को दोहराते रहिए। ठीक है, कल तो फिलहाल लाइव क्लास आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराने वाला था, हो सकता न चल पाए, लेकिन अगले संडे को एकदम कंफर्म 100% है कि चलेगा। ठीक है, अगर कल चलना होगा तो मैं शाम तक ग्रुप में नोटिफिकेशन आप लोग को दे दूंगा। तो मैंने पहले भी बताया है कि जब लेक्चर खत्म होता है तो आपका क्या काम है, वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, एक आध दो लोग ऐसे भी हैं जो लोग हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे वीडियो को शेयर नहीं करना है। वीडियो आप शेयर करेंगे तो हम यहाँ से देख लेंगे, पता कर लेंगे, जान जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप पढ़िए, पेड है, आप पैसा दे रहे हैं, आप पढ़िए। जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पढ़ना होगा, करा लेंगे। और याद रखिए संडे आखिरी है, संडे के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको लेक्चर नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या होगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, या फिर ग्रुप है आप वहाँ पे बताइए। ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलेंगे। अब कल का मतलब मंडे को हम लोग मिलेंगे और एक नया चैप्टर हमारा होगा, वो होगा मुझे लगता है यूनिट 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। ठीक है ना, किस प्रकार से यूनिट्स बनाई जाती हैं, कैसे कैसे उनका मेजरमेंट करते हैं,
उसमें एरर और एक्यूरेसी जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जब मैं आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे हम लोग, अब जान दीजिए आप लोग को, हम फिजिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डीपली और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से समझाता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बी सेफ, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।